हाय सभी को राम राधे राधे। आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल जान की क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत 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 स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। और देखिए, ये जो इन्वायरमेंटल हुआ, चाहे सीटीपी, जितने भी पीवाईक्यू हैं, वही आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही हूँ। बस आप लोग पेशेंस बना के वीडियो में एंड तक बना रहा करिए, क्योंकि सारे देखिए बस क्वेश्चन नहीं कराते हैं, आपको उसका व्याख्या सहित समझाते चलते हैं। तो बस आप लोग इतना करिएगा। अगर आप लोगों को सच में वीडियो हेल्पफुल लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली का परीक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया कि यहाँ का रहन सहन साधारण है। लोग खाने की वस्तुएं जैसे कि टैपियोका, कसावा और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने को चाव से खाते हैं। देखिए, टैपियोका जो होता है ना, अच्छा चलिए आंसर पहले ऑप्शन देख लीजिए आप लोग कि यह किस राज्य, पूछ रहा है किस राज्य में होना चाहिए। बोल रहा है केरला, असम और तेलंगाना, ओडिशा। तो ये आपके केरल में बनाया जाता है। टैपियोका जो होता है ये एक नारियल की डली में बनाया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की जीवन शैली का परीक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया है कि यहाँ का रहन सहन साधारण है। लोग खाने की वस्तुएं जैसे टैपियोका, कसावा, नारियल और अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं। इनसे बने खाने को चाव से खाते हैं। ये जीवन शैली केरल राज्य से संबंधित है। असम का प्रमुख व्यंजन होता है। देखिए, असम का जो प्रमुख व्यंजन होता है, देखिए टैपियोका आपके केरल में खाया जाता है और ये नारियल के डली से बनाया जाता है। इसे लोग बहुत चाव से खाते हैं। ये केरल राज्य से संबंधित है। लेकिन जो असम का व्यंजन है उसे कहते हैं मासोर टेंगा करी। इसे मछली की धीमी आंच में टमाटर और नींबू से बने शोरबे के साथ पकाया जाता है। यहाँ का एक एक टॉपिक आप लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण होने वाला है ना, समझ लीजिए, क्योंकि यही बन के आता है, कहीं और से क्वेश्चन बन के नहीं आता है। क्योंकि पीवाईक्यू जितना भी देता है, जितने भी उसमें व्याख्या रहता है ना, वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से उठा के कहीं से भी पूछ लेता है। तो इसलिए आप लोग का टॉपिक वाइज आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन बस आप लोग क्या करिए, थोड़ा सा भी अगर आप लोग लगे कि सच में वीडियो हेल्पफुल रहता है, तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके यहाँ पर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना कि असम के प्रमुख व्यंजन होता है मासोर टेंगा करी। इसमें मछली की धीमी आंच में टमाटर और नींबू से बने शोरबे के साथ इसे पकाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है कि मिजोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं। उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवारों को काटकर जला दिया जाता है। थर्ड ऑप्शन दे रहा है कि इसके पश्चात बीज बोने से पहले इस भूमि को गहरा जोता जाता है। फोर्थ ऑप्शन दे रहा है कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकता अनुसार। ऑप्शन दे रहा है, ये बोल रहा है कि एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के फसल जैसे मक्का, चावल, मिर्च और सब्जियों को उगाया जाता है। ऑप्शन दे रहा है ए, बी एंड सी सही है, ए बी सी डी, बी सी डी सही है, सी डी ई सही है, और ए बी एंड ई, ए बी ई सही है। देखिए यहाँ पे आप लोग ऑप्शन पहले देखिए, जो आपका मिजोरम है ना, तो बोल रहा है कि एक फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं, उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता है। ये स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि उस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवारों को काट कर जला दिया जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि इसके पश्चात बीज बोने से पहले इस भूमि को गहरा जोता जाता है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। और नेक्स्ट देखते हैं कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। ये भी सही नहीं है। आपका एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के फसल जैसे मक्का, चावल, मिर्च और सब्जियों को उगाया जाता है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बी ई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ए बी एंड ई आपका राइट ऑप्शन है। सी डी ई नहीं, ये डी और आपका
सी गलत है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मिज़ोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती के संबंध में सही कथन है, एक फसल काटने के बाद आपके उसके पश्चात जो है कि भूमि को खुला छोड़ दिया जाता है, उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवारों को काट कर जला दिया जाता है और एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के फसल जैसे मक्का हुआ, चावल हुआ, मिर्च हुआ, सब्जियों को उगाया जाता है। इस प्रकार दिए गए कथनों में से ए, बी और ई सही है, जबकि बीज बोने से पहले भूमि को गहरा नहीं जोता जाता है और ना ही रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नीचे दी गई पहेली को हल करिए। काली काली मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पिसी या दरदरी मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में डाली जाती हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। इसका हल है, देखिए ये क्वेश्चन है ना अभी आपके 2022 में एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था और ये 2023 का आपका है सॉलिड पेपर। तो ये देखिए आपका काली मिर्च हुआ, ये काली मिर्च का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पीसी या दरदरी मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में डाली जाती हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। यह पहले आपकी काले मिर्च से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किमी दूर तक पहचान लेता है। कौन सा ऐसा जीव है जो अपनी मादा को अपनी वो कितना भी दूर रहे, कई किलोमीटर अगर दूर है तो उसकी गंध से वो उसे पहचान लेता है। ऑप्शन दे रहा है कि बाज, ऑप्शन दे रहा है मक्खी अथवा रेशम कीट अथवा तितली। आपका राइट आंसर हो जाएगा रेशम कीट। रेशम कीट जो होता है ना एक छोटा सा कीड़ा होता है और ये अपनी मादा जो होती है ना उसको यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, रेशम कीट अपनी मादा को उसकी गंध से कई किमी दूर से ही पहचान ढूंढ लेता है। मादा रेशम कीटें अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं, जैसे कि जो कैटरपिलर इल्ली या रेशम कीट कहलाती है। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने ही जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो प्यूपा कोशित कहलाता है, जो अपने इर्द गिर्द के एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान से बने रहने में सहायता करता है। रेशम प्राप्त करने के लिए सहतूत के बड़े पेड़ों पर रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकुनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। देखिए ये आप लोग का एक बार और रिवाइज करते चलिए ताकि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। जो रेशम का कीट होता है वो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किमी दूर से पहचान लेता है। मादा जो होती है, मादा रेशम जो होती है, कीट जो होता है अंडे देती है जिससे लार्वा निकलता है। लार्वा जो होता है कि कैटरपिलर और इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। लार्वा जो होता है वो कैटरपिलर, इल्ली या उसे रेशम कीट भी कहा जाता है। ये आकार में वृद्धि करता है और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करता है तो प्यूपा कोशित कहलाता है। जब वो अपनी अगली अवस्था में जाएगा तो वहाँ पे उसे प्यूपा या कोशित कहा जाता है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान से बने रहने में सहायता करने लगता है और रेशम प्राप्त करने के लिए सहतूत के पेड़ पर रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकुनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहा जाता है। यहाँ तक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहाँ के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पानी पीना पसंद करते हैं। ऑप्शन दे रहा है कि शिलांग, ऑप्शन दे रहा है हैदराबाद, ऑप्शन दे रहा है मैसूर अथवा श्रीनगर। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रीनगर के में जो होता है वो लोग क्या करते हैं, अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। यहाँ पर आप लोग व्याख्या भी देख सकते हैं कि श्रीनगर के अधिकांश लोग जो होते हैं इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। शिलांग जो होता है पूर्वोत्तर भारत के राज्य मेघालय में स्थित है और एक पर्वतीय स्थल है। जो शिलांग है आपका पूर्वोत्तर भारत के राज्य मेघालय में स्थित है और यह एक पर्वतीय स्थल है एवं मेघालय की राजधानी भी है। मेघालय में खासी जनजाति के लोग मांसाहार के शौकीन होते हैं। ये लोग अक्सर सूअर तथा मछली खाना पसंद करते हैं। यहाँ बनाया जाने वाला मछली का अचार मांसाहारी पर्यटकों में मशहूर है। हैदराबाद का मशहूर व्यंजन हैदराबादी बिरयानी है। देखिए
एक बार और आप लोग रिवाइज करते चलिए। देखिए, जो श्रीनगर है, अधिकांश लोग, वहाँ के लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। शिलांग पूर्वोत्तर भारत के राज्य मेघालय में स्थित है और एक पर्वत स्थल में एवं मेघालय की राजधानी है। मेघालय में खासी जनजाति के लोग जो होते हैं मांसाहार के शौकीन होते हैं। ये लोग अक्सर सूअर तथा मछली खाना पसंद करते हैं। यहाँ बनाया जाने वाला मछली का अचार मांसाहारी पर्यटकों में बहुत मशहूर है। हाँ, और हैदराबाद का मशहूर व्यंजन है आपका हैदराबादी बिरयानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और वहाँ जिस प्रकार के घरों में लोग रहते हैं उनके ढांचे के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। भारी वर्षा होने के कारण यहाँ के घर जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर 10 से 12 फीट ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। लोग घर में प्रवेश करते हैं, सीढ़ी का प्रयोग करते हैं और रात के समय ये लोग क्या करते हैं, सीढ़ी को हटा देते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी से बने हैं और इनकी छतें ढालू होती हैं। ये आपकी जो विशेषता है ना, ये आपकी असम की विशेषता बताई गई है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो असम, किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और वहाँ जिस प्रकार के घरों में लोग रहते हैं उनके ढांचे के बारे में विवरण किया। इस प्रकार वो विवरण देता है और कहता है कि भारी वर्षा होने के कारण यहाँ के घर ज़मीन से लगभग 3 मीटर से 3 से 5 मीटर इन लोग की और 10 से 12 फीट इनकी ऊंचाई मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। लोग घरों में प्रवेश करने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं और रात के समय सीढ़ी हटा देते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं और इनकी छतें जो होती हैं ढालू होती हैं। यह विवरण असम राज्य से संबंधित है। इस प्रकार के घरों को असम में स्टिल्ट हाउस कहा जाता है। यहाँ तक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने और होने वाले 2 रोगों के युग्म जोड़ों को चुनिए। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। मलेरिया और मियादी बुखार, टाइफाइड, चिकनगुनिया और डेंगू। कौन सा जोड़ा मतलब मेल खा रहा है? तो आपका मलेरिया नहीं, मियादी बुखार आपके मच्छर से होता है, मलेरिया नहीं। चिकनगुनिया और डेंगू जो होता है आपके मच्छर से होता है। यहाँ पे जो दे रहा है हैजा और मियादी बुखार, तो मियादी बुखार टाइफाइड तो होता है आपके मच्छर से, लेकिन हैजा नहीं होता है। हैजा बासी खाना और दूषित पदार्थ खाने से, मलेरिया और हैजा जो होता है वो आपके दूषित भोजन करने से होता है। तो ये मलेरिया और जो हैजा है ये आपके मच्छर के काटने से नहीं होता है। लेकिन जो आपका चिकनगुनिया और डेंगू है ये मैच कर रहा है, बोल रहा है ना कि 2 जोड़ों को मेल करने के लिए, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा चिकनगुनिया और डेंगू। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के युग्म जोड़े चिकनगुनिया और डेंगू हैं। डेंगू एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय बीमारी है जो डेंगू वायरस जीनस फ्लेवी वायरस के कारण होता है। इसका प्रसार जो होता है मच्छरों की कई जीन्स एडिस प्रजातियां मुख्य रूप से एडिज एजिप्टी द्वारा होता है। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह मच्छर जो होता है चिकनगुनिया, पित्त ज्वर और जीका संक्रमण का भी वाहक है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम NVVDCP के अनुसार भारत में 6 वेक्टर जनित बीमारी जिसमें मलेरिया है, डेंगू है, लिम्फेटिक फाइलेरिया है, काला जार है, जापानी इंसेफेलाइटिस है और चिकनगुनिया आपके शामिल है रोग हैं। यहाँ तक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यहाँ नोट देने के बोल रहा है कि जो डेंगू के प्रमुख लक्षण होते हैं आपके, डेंगू जो होता है तो उसमें तेज बुखार आता है, त्वचा पर चेचक जैसे लाल चकत्ते तथा मांसपेशियाँ और जोड़ों का दर्द शामिल होता है। चिकनगुनिया के प्रमुख लक्षण होते हैं सिर दर्द, थकान, जोड़ों में दर्द अचानक उभर जाता है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया है कि निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और हमारी तुलना में 4 गुना अधिक देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग का कई बार पूछा जाता है, एक बार नहीं, तो ये तो बहुत बार आने वाला क्वेश्चन है। बोल रहे कौवा और चील, बाज और गिद्ध, शक्कर खुरा और बाज। कौवा और गिद्ध तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाज और गिद्ध जो होता है हमारी तुलना में, मतलब
4 गुनी दूरी वस्तुओं को ये लोग देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर पक्षियों में बाज और गिद्ध की दृष्टि अन्य पक्षियों की तुलना में श्रेष्ठ होती है और ये हमारी तुलना में 4 गुनी दूरी की वस्तुओं से स्पष्ट देख सकते हैं। बाज एक शिकारी पक्षी है। इसके पंख पतले तथा मुड़े हुए होते हैं जो उसे तेज गति से उड़ने और उसी गति से अपनी दिशा बदलने में सहायता करते हैं। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने देश में गिद्धों के संरक्षण के लिए एक गिद्ध कार्य योजना 2020-2025 शुरू की है। 2020 से मतलब 2025 तक गिद्ध कार्य योजना आपका शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि वह राज्य जहां तोरांग का अर्थ है जंगल, कौन सा है? मिजोरम है, झारखंड है, अरुणाचल प्रदेश है अथवा छत्तीसगढ़ है? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा तोरांग आपके झारखंड से इसका बोल रहा है कि कौन सा जंगल है जो तोरांग जंगल है, तो ये आपके झारखंड से संबंधित है। और यहाँ पे ऑप्शन आप लोग देख भी सकते हैं। तोरांग नाम का अर्थ होता है झारखंड में जंगल। कुडुक भाषा झारखंड के आदिवासियों द्वारा बोली जाती है जिसमें जंगल का वर्णन करने के लिए तोरांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। झारखंड सहित कई राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी जो होते हैं समुदायों में कुडुक सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भाषाओं में से एक आपकी कुडुक भाषा है, लेकिन यह एक द्रविड़ भाषा है। देखिए, आप लोगों को अगर कहीं आए ना कि कुडुक भाषा तोरांग कहाँ है, तो आप लोग तुरंत झारखंड दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आदिवासी के लोग हैं जो जंगल के पास रहते थे और अपनी बुनियादी ज़रूरतों जैसे भोजन, दवा आदि के लिए जंगल पर निर्भर रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। बोल रहा है लक्षद्वीप और पुदुचेरी, चंडीगढ़ और दिल्ली, बोल रहा है नागालैंड और लद्दाख, और बोल रहा है मणिपुर और मेघालय। आपसे पूछ रहा है कि वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो आपका हो गया नागालैंड और लद्दाख। नागालैंड और आपका लद्दाख जो हुआ आपका एक राज्य है और ये एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। चलिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि नागालैंड और लद्दाख युगल हमारे देश के क्रमशः एक राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित भी है। राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन सरकार के अधीन हो। प्रत्येक राज्य का अपना अलग अलग विधान मंडल होता है तथा प्रत्येक राज्य का मुखिया वहाँ का मुख्यमंत्री होता है। केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र भारत के संघीय प्रशासनिक ढांचे की एक उप राष्ट्रपति प्रशासनिक इकाई है। भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक सरकारी प्रशासक या उप राज्यपाल नामित करता है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रमा अवधान, स्मरण शक्ति, समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रहे थे। वह संकेंद्रित थी समूह दबाव पर, सामाजिक कौशल पर, सहयोगी कौशल पर अथवा संज्ञान पर। ये देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बोल रहा है कि रमा है जो रमा अवधान, स्मरण शक्ति और समस्या समाधान योजना बनाने का उल्लेख कर रही है। तो कहाँ से समूह दबाव, ये निगेटिव वर्ड है। सामाजिक, देखिए संज्ञा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो आपका अवधान, स्मरण शक्ति, समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर सकता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा संज्ञान पर। रमा अवधान, स्मरण शक्ति, समस्या समाधान और योजना बनाने के उल्लेख कर रही थी। वह संज्ञान पर संकेंद्रित थी। हाँ, संज्ञान शब्द का अर्थ है जानना या समझना। यह एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। उसके बाद बोल रहा है कि संज्ञानात्मक विकास शब्द का प्रयोग मानसिक विकास के व्यापक अर्थ में किया जाता है जिसमें बुद्धि के अतिरिक्त सूचना का प्रत्यक्षीकरण, पहचान और व्याख्या किया जाता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग गुस्ताव नाइसर ने अपनी पुस्तक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में सन 1968 ईस्वी में किया था। आपके संज्ञानात्मक मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग आपके सबसे पहले गुस्ताव नाइसर ने किया था। कब? अपनी पुस्तक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में 1967 ईस्वी में किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है।
ईवीएस के शिक्षक ने बच्चों के वृक्ष की गिरी हुई पत्तियों को आकार, आमाप, बनावट इत्यादि के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। शिक्षा का उद्देश्य है पत्तियों के विषय में उनकी समझ में वृद्धि, अवलोकन, वर्गीकरण और कौशलों में वृद्धि, पत्तियों के ज्ञान में वृद्धि अथवा उसमें अध्यापन में आमोद प्रमोद तत्व की वृद्धि। आपसे ऑप्शन में क्या पूछ रहा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ईवीएस के एक शिक्षक ने बच्चों को वृक्षों की गिरी हुई पत्तियों को आकार, अमाप इत्यादि के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षक का उद्देश्य है कि यहाँ पर शिक्षा का उद्देश्य हो जाएगा आपका अवलोकन और वर्गीकरण कौशलों में वृद्धि। यहाँ से ऑप्शन में देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पर आप लोग देखते चलिए बोल रहा है कि ईवीएस के शिक्षक ने बच्चों को वृक्षों की गिरी हुई पत्तियों को आकार, अमाप, बनावट इत्यादि के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने के निर्देश देता है। तो मतलब वो पत्तियों को आकार, अमाप, बनावट इत्यादि के आधार पर पत्तियों के विषय में उनकी समझ में वृद्धि नहीं कर रहा है, वो अवलोकन और वर्गीकरण कौशलों में वृद्धि कर रहा है। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं। ईवीएस के एक शिक्षक ने बच्चों को वृक्षों की गिरी हुई पत्तियों के आकार, अमाप, बनावट इत्यादि के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। ऐसी गतिविधि के द्वारा शिक्षक का उद्देश्य है कि बच्चों में अवलोकन और वर्गीकरण कौशलों में वृद्धि करने से है। अवलोकन से आशय है कि आंखों से देखना। इस प्रकार अवलोकन वह प्रणाली है जहां अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाकर अपनी आंखों से उन घटनाओं को देखता है और उनकी जानकारी प्राप्त करता है। वर्गीकरण का अर्थ है विभिन्न वस्तुओं अथवा बिखरी हुई सामग्रियों को समान गुणों अथवा विशेषताओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों अथवा वर्गों में विभाजित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विद्यार्थियों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक क्या कर सकता है। बोल रहे हैं कि विद्यार्थियों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक क्या कर सकता है। ऑप्शन दे रहा है कि शिक्षक उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाने प्रयोग होने वाले जैविक व भौतिक संसाधनों की समिति में उपलब्धता को बताएगा। शिक्षक जो है अपने आसपास उपस्थित वनस्पति व पशुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएगा। शिक्षक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाएगा और शिक्षक जो है औद्योगिकरण के लिए वन उन्मूलन का महत्व को समझाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग से ऑप्शन में क्या पूछा है ना कि विद्यार्थियों के में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक क्या कर सकता है। तो शिक्षक उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाने प्रयोग होने वाले जैविक व भौतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता को बताएगा। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं कि शिक्षक अपने आसपास उपस्थित वनस्पति और पशुओं पर मानव व्यवहार को प्रभाव को बताएगा। ये भी ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन देखिए पहले कि शिक्षक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाएगा। ये बात भी सही है, जो शिक्षक होता है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाकर भी बच्चों में पर्यावरण का विकास कर सकता है। यहाँ पर लेकिन दे रहा है कि शिक्षक औद्योगिकरण के लिए वन उन्मूलन के महत्व को समझाएगा। ये ऑप्शन गलत है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं कि विद्यार्थियों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाने में प्रयोग होने वाली जैविक व अजैविक संसाधनों की सीमित उपलब्धता को बताएगा। अपने आसपास की उपस्थिति वनस्पतियों व पशुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव को एक सेकेंड रुकिएगा।
यहाँ पर बोल रहा है कि जो बच्चा होता है, मान लीजिए विद्यार्थियों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाने में प्रयोग होने वाले जैविक व भौतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता को बताएगा, अपने आसपास उपस्थिति वनस्पतियों व पशुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएगा, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाएगा। पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के उद्देश्य बच्चे में पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता पैदा करना और पर्यावरण और उनसे जुड़ी समस्याओं के बारे में बुनियादी ज्ञान प्रदान करना, ये आपका हो जाएगा विद्यार्थियों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में निहित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। ऑप्शन दे रहा है कि क्रियाकलाप का संपादन, पुनरावृत्ति करना, योजना बनाना अथवा विचार चिंतन करना। ऑप्शन दे रहा है, आपसे बोल रहा है ना कि ये क्रियाकलाप को सही क्रम में व्यवस्थित दे रहा है कि क्रियाकलाप का संपादन करना, पुनरावृत्ति करना, योजना व प्रक्रम पर विचार करना। अच्छा देखिए, आप लोगों से बोला है कि सही क्रम में लगाइए, तो सही क्रम में आप पहले क्या करेंगे? पहले तो आप लोग प्लानिंग ही नहीं बनाएंगे, उसके बाद प्लानिंग बनाने के बाद आप लोग क्या करेंगे? आप लोग कंडक्टिंग द एक्टिविटी करेंगे, क्रियाकलाप को संपादन करेंगे। फिर आप लोग क्या करेंगे? इस रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्रोसेस पर प्रक्रम पर विचार और चिंतन करेंगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? पुनरावृत्ति करेंगे। तो आपका पहले क्या होगा? योजना बनाना सी, फिर होगा CAVD, नहीं पहले आपका होगा, देखिए ये आपका बिल्कुल गलत दिया है CAVD ना, फर्स्ट ऑप्शन इसमें नहीं। देखिए आपका पहला होगा प्लानिंग करेंगे आप लोग, प्लानिंग करने के बाद आप लोग क्या करेंगे? कंडक्टिंग द एक्टिविटी करेंगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? आप उससे रिफ्लेक्टिंग द ऑन द प्रोसेस करेंगे, उस चिंतन करेंगे, उस पर विचार करेंगे। उसके बाद आप उसका पुनरावृत्ति करेंगे। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा CABD। और यह आपका दे रहा है कि हाँ ये तो दे रहा है CABD, हाँ आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए यहाँ पर व्याख्या भी आप लोग देख सकते हैं कि क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में निहित चरणों को व्यवस्थित सही क्रम इस प्रकार है: योजना बनाना, क्रियाकलाप का संपादन करना, प्रक्रम पर विचार करना अथवा चिंतन करना, पुनरावृत्ति करना। देखिए ऑप्शन यहाँ पर जो दिया है ना, ये इसलिए गलत दिया है, कभी कभी बुक भी गलत वो कर देता है, लेकिन आपको व्याख्या में सही बता रहा है। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि योजना बनाना, योजना के बाद आप लोग क्या करेंगे? कंडक्टिंग द एक्टिविटी करेंगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? फिर उसका चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, फिर आपको उसको क्या करना है? पुनरावृत्ति कर देना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा CABD। चलिए, क्रियाकलाप आधारित अधिगम शिक्षण के कई तरीकों को एकीकृत करता है, जैसे प्रदर्शन, वार्तालाप गतिविधि, विचार मंथन, परियोजना पद्धति, वाद विवाद आदि। यह सब स्व अधिगम की क्षमता विकसित करता है। विद्यार्थियों में खोजी क्षमताओं, स्वयं के ज्ञान का मूल्यांकन कर तथा ज्ञान की संरचना जैसे कि क्षमता का विकास होता है। यहाँ तक आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चले नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को दर्शाती है? बोल रहा है, ऑप्शन दे रहा है कि विज्ञान हुआ, सामाजिक विज्ञान हुआ, पर्यावरण शिक्षा अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि विकसित करना, किसी पर्यावरणविद को भाषण के लिए कक्षा में आमंत्रित करना, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के अलग अलग शिक्षकों को भाषण के लिए आमंत्रित करना। फिर बोल रहा है विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की अलग अलग पाठ्य योजना बनाना। ये कहाँ से दे रहा है? आपको क्वेश्चन क्या दिया है देख रहे हैं ना। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी स्थिति है जो पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को दर्शाती है? तो ये आपका ऑप्शन सही लग रहा है। पहले ये देखिए आप लोग क्या बोल रहा है, किसी पर्यावरण विधि को भाषण के लिए कहाँ बोलने के लिए बोल रहा है? ये तो आपको एकीकृत पूछ रहा है ना। विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को अलग अलग, ये भी गलत है, आपका निगेटिव वर्ड है। विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के अलग अलग पाठ्य, देखिए अलग अलग, केवल, ये सारे आपके निगेटिव वर्ड होते हैं। तो पहले तो आपका 2 वैसे ही कट गया, लेकिन क्या आप एकीकृत करने के लिए पर्यावरणविद को भाषण के लिए कक्षा में आमंत्रित करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो आप लोग क्या करेंगे कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि से विकसित करेंगे। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन वाइज भी देख सकते हैं, यहाँ पर व्याख्या भी दे रहा है कि विज्ञान हुआ सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि विकसित करना है। पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को दर्शाती है। ईवीएस की विषय वस्तु को व्यवस्थित रूप से संयोजित किया जाता है। सामाजिक अध्ययन और विज्ञान दोनों के विषय एकीकृत है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर छात्र के विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं होते हैं। इसके अलावा कम पाठ्यक्रम प्राथमिक स्तर पर अधिगम के लिए सहजता प्रदान करता है। पर्यावरण की एकीकृत प्रकृति की मदद से छात्रों में अवलोकन कौशल, वर्गीकरण कौशल, सर्वेक्षण कौशल, मानचित्र कौशल, उसके बाद आपका संचार कौशल जैसे कि किए जाते हैं। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा नैतिक मूल्यों का विकास किया जाता है। हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ईवीएस की एकीकृत प्रकृति पाठ्यक्रम भार को कम करने के लिए बच्चों को सार्थक रूप से अधिगम प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपका 21 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन के पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। ऑप्शन दे रहा है ऑप्शन आप लोग को दे रहा है यहाँ पे विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, विद्यार्थियों को खेल खिलाना, विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना, और विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना। ये एक बात बताइए, क्या बच्चों को भ्रमित करके आप उसे प्रोग्रेसिव वे में ले जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं ना, तो ये आपका निगेटिव वर्ड हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं विद्यार्थियों को खेल खिलाना, बस कुछ नहीं, विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं में आनंदित होना, ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना आपका पॉजिटिव वर्ड होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में तर्क विकसित है और ईवीएस अधिगम की प्रक्रिया में पहेलियों का उपयोग करने में छात्रों की भागीदारी, एकाग्रता, ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकती है। खेल, पहेली प्रदर्शन, कलाकृतियाँ, फिल्म, पोस्टर, चार्ट आदि ईवीएस कक्षा का एक हिस्सा होना चाहिए, जिसमें बच्चों को देखने, तलाशने और अनुभव साझा करने के अवसर मिलते हैं। गतिविधियाँ बच्चों के लिए खुद को अभिव्यक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और खेल और पहेलियाँ किसी भी छात्र को किसी विषय में संलग्न करने के लिए एक उत्कृष्ट दृष्टिकोण हो सकती हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रीमा जो है अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न भागों में मनाए गए विभिन्न त्योहारों के उत्सवों पर जानकारी एकत्र करने का नियत कार्य दिया और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए कहती है। इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य हो सकता है? देश के सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहारों के विषय में जाना जाए, हमारे देश में संस्कृति और विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए, हमारे देश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों को एक रिकॉर्ड बनाया जाए और विभिन्न त्योहारों को उत्सव के रूप में मनाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। देखिए, ये जो आपको ऑप्शन दे रहा है ना कि विभिन्न त्योहारों को उत्सव के रूप में विद्यार्थियों को प्रेरित करना, देखिए बच्चों को खुद से करना, उसे फोर्स करके किसी चीज़ कोई काम करवाने के लिए आप लोग को नहीं कहना है, या आपका एनसीईएफ करता है, एनईपी कहती है। फिर आपको क्या बोल रहा है कि हमारे देश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों का एक रिकॉर्ड बनाना, ये कहाँ का सही लग रहा है? हाँ, हमारे देश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों का एक रिकॉर्ड बनाना, बिल्कुल गलत लग ही रहा है, गलत। ऑप्शन में देखते हैं कि हमारे देश में संस्कृति की विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए, ये आपका बहुत सही लग रहा है। फर्स्ट ऑप्शन भी आप लोग देख सकते हैं कि देश का सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहारों के विषय में जाना जाए, ये बात गलत है। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे देश की विभिन्न संस्कृतियों की विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर आप लोग ऑप्शन में भी देख सकते हैं।
रीमा ने अपने विद्यार्थियों के देश को विभिन्न भागों में मनाए गए विभिन्न त्योहारों के उत्सवों पर जानकारी एकत्र करने के नियत कार्य कर दिया और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप को का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे देश में संस्कृति की विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए। भारत की भौगोलिक स्थिति, जलवायु एवं उसकी अर्थव्यवस्था क्षेत्रीय विशेषताओं और विविधताओं को उत्पन्न करती है। इसी कारण भारत में खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, त्योहारों में विभिन्नता दिखाई जाती है, किंतु फिर भी भारत की संस्कृति विशिष्टताएं इस प्रकार मिल गई हैं कि हम उनके मूल स्वरूप उनमें साफ साफ पहचान नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हमारी एकता का कारण हम शक्तिशाली हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखते हैं। आपका 23वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि आदित्य एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ बैठे और उन्हें चिकनी मिट्टी से कई चीज़ें बनानी सीखी। एक विद्यार्थी जो अन्य विद्यार्थियों के साथ फर्श पर नहीं बैठ सकती थी, वह कुर्सी पर बैठी और उसने आदित्य और उसके सहपाठियों से चिकनी मिट्टी से विभिन्न वस्तुएं बनानी सीखी। इस क्रियाकलाप के दौरान आदित्य ने बच्चों से बातें की और बच्चे सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया। उसने विद्यार्थियों को चिकनी मिट्टी का उपयोग करके अपनी पसंद का दृश्य बनाने के लिए कहा। प्रत्येक समूह ने एक भिन्न भिन्न विचार प्रस्तुत किए एवं एक भिन्न भिन्न दृश्य बनाया। इसके द्वारा उसने अवसर प्रदान किया। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आपको ऑप्शन में दे रहा है कि विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का, फिर ऑप्शन में दे रहा है जिससे कि वह अपनी क्षमता को बेहतर कर सके। ऑप्शन में दे रहा है कि विद्यार्थियों में प्रतिद्वंद्विता को मन में बैठाना। देखिए आपका राइट आंसर, देखिए ये जो दे रहा है ना कि बच्चों में, विद्यार्थियों में प्रतिद्वंद्विता, ये आपका नेगेटिव वर्ड है, लेकिन ये आपका सही है कि उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए विद्यार्थियों को, और ये भी आपका सही लग रहा है कि वह अपनी क्षमता को बेहतर कर सकेंगे। मतलब अगर मान लीजिए ऐसा अगर अवलोकन करने अवसर प्रदान कर रहे हैं आप लोग, तो बच्चे तो अपनी क्षमता को बेहतर ही न करेंगे, सीखेंगे नहीं कुछ। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए बी। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आदित्य की वी शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ बैठे और उनमें चिकनी मिट्टी से कई चीज़ें बनानी सीखी। एक विद्यार्थी जो अन्य विद्यार्थियों के साथ फर्श पर नहीं बैठ सकती थी, वह कुर्सी पर बैठी और उसने आदित्य और उसके सहपाठियों से चिकनी मिट्टी से विभिन्न वस्तुओं को बनाना सीखा। इस क्रियाकलाप के दौरान आदित्य ने बच्चों से बातें की और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया। उसने विद्यार्थियों को चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके अपनी पसंद का दृश्य बनाने के लिए कहा। प्रत्येक समूह ने एक भिन्न विचार प्रस्तुत किए एवं एक दृश्य बनाया। इसके द्वारा उसने विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया, जिससे कि वह अपनी क्षमता को बेहतर कर सकें। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि यदि आपको ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना कठिन लगे तब आप शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति करेंगे, विद्यार्थियों से प्रश्न करेंगे, अथवा उसे पढ़िए और पढ़ाइए, अथवा समूह शिक्षण करेंगे। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बोल रहा है ना, करेंगे तो पुनरावृत्ति जो होता है आपका दोहराना होगा। तो दोहराना, और केवल आपको हमेशा बोलती हूँ कि निगेटिव वर्ड होता है, तो यह तो आपका कट गया ना। यहाँ पर बोल रहा है विद्यार्थियों से प्रश्न करेंगे, प्रश्न करना भी आपका पॉजिटिव वर्ड में नहीं आता है। उसे पढ़िए और पढ़ाइए, ये भी सही नहीं है। आपका ये सबसे बेस्ट आंसर दिख रहा है कि समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करेंगे। मतलब आप समूह में बच्चों को शिक्षण का रणनीति उपयोग करेंगे। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ पर आप लोग व्याख्या भी देख सकते हैं इसका। यदि आपको ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना कठिन लगे तब एक शिक्षक के रूप में आप समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करेंगे। समूह शिक्षण या टोली शिक्षण एक सुव्यवस्थित प्रणाली है जिसमें कई शिक्षक मिलकर विद्यार्थियों की एक समूह को अनुदेशन प्रदान करते हैं और एक साथ मिलकर किसी विशिष्ट प्रकरण के लिए शिक्षण का उत्तरदायित्व लेते हैं, ताकि शिक्षण के उद्देश्य के अनुसार समूह शिक्षण के कार्यक्रम में आवश्यक शिक्षण परिवर्तन लाया जा सके। इसके अंतर्गत प्रथम सोपान में समूह शिक्षण की योजना तैयार की जाती है। यहाँ तक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
आपका 25वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि आरती के विद्यालय में ईवीएस की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपके अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य होगा? विद्यार्थियों और माता पिता को संतुष्ट करना, विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना और प्राध्यापक और सहकर्मियों को प्रसन्न करना। और आपको दे रहा है कि विद्यार्थियों को भावी पेशों के विकल्पों के लिए प्रशिक्षण करना। अच्छा, एक बात बताइए, ये आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यही नहीं पूछ रहा है कि आरती के विद्यालय में ईवीएस की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, उसमें उसके अनुसार आपने निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य देंगे? तो विद्यार्थियों और उनके माता पिता को संतुष्ट करना, ये आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है। विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना, ये आपका 100% होगा। लेकिन यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं कि प्राध्यापक और सहकर्मियों को प्रसन्न करना नहीं, निगेटिव है। विद्यार्थियों को भावी पेशों को विकल्पों के लिए प्रशिक्षण करना, ये भी आपका निगेटिव, आपका राइट आंसर ही हो जाएगा बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आप लोग व्याख्या भी देख सकते हैं कि आरती के विद्यालय में ईवीएस की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। आपके अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति का निर्देश करना है। विद्यालयों में प्रदर्शनी आयोजित कर निम्नलिखित उद्देश्य पूर्ण किए जा सकते हैं: पर्यावरण सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को उत्साहवर्धन तथा उनके विचारों के अनुप्रयोग का अवसर प्रदान करना। और ऑप्शन दे रहा है कि विद्यार्थियों में पर्यावरण का ज्ञान जागृत करना, सहपाठियों की उपलब्धियों को देखने का अवसर प्रदान करना ताकि अन्य विद्यार्थी भी कुछ नवीन कार्य करने के लिए अग्रसर हो सकें। यहाँ तक आप लोग का टॉपिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि ईवीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि निर्भर नहीं करती है। बोला कौन सा निर्भर नहीं करती है? ऑप्शन दे रहा है निगेटिव है ना, तो निगेटिव ढूंढना है आप लोगों को। विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर, संसाधनों की उपलब्धता पर, और बोल रहा है बच्चों की आवश्यकताओं पर, और आपको बोल रहा है कि अब बच्चों के पूर्व अधिगम अनुभवों पर। आपका देखिए, आपसे बोला है ना कि निगेटिव कौन सा हो सकता है, तो संसाधनों की उपलब्धता आपका पॉजिटिव होता है, बच्चों की आवश्यकताओं ये पॉजिटिव होता है, अधिगम के अनुभव ये भी आपका पॉजिटिव होता है। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विद्यालयों के दर्शन शास्त्र पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, व्याख्या भी दे रहा है कि ईवीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि संसाधनों की उपलब्धता पर, बच्चों की आवश्यकताओं पर, बच्चों का पूर्व अधिगम अनुभवों पर। ईवीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि पर निर्भर करता है। बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं और यह उनके सवालों, अन्वेषण वृत्ति एवं चीज़ों के होने के पीछे के कारणों को लेकर आग्रहों में व्यक्त होता है। प्रयोग और अन्वेषण बच्चों को जांच करने और निष्कर्ष निकालने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिनमें बच्चे अपनी गतिविधियों को स्वयं कर सकते हैं और अवलोकन से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि ईवीएस का शिक्षण अधिक प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करे। फिर बोले का अपने विषय पर अधिकार हो, मतलब बच्चे का अपने विषय पर अधिकार हो। विषय समाप्त रटन करने के पश्चात गृह कार्य, नियत कार्य देंगे और विषय के आरंभ में विद्यालयों का उद्देश्य बता देंगे। तो देखिए, आपका सबसे मतलब अच्छा क्वेश्चन, आपको सबसे अच्छा ऑप्शन जो दिख रहा है आपका ए दिख रहा है, विभिन्न अर्थपूर्ण। देखिए यहाँ पर बोल रहा है विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करेगा, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन में भी व्याख्या में दे रहा है कि ईवीएस का शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो सकता है यदि शिक्षक विभिन्न अर्थपूर्ण संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करेगा। ईवीएस शिक्षण को अधिक प्रभावी करने वाले कुछ प्रमुख बिंदु निम्न हैं। ईवीएस कहानियों और कविताओं में बच्चों को अपने साथियों के साथ जोड़ने में मदद करता है। यह बच्चों को एक प्रभावशाली सीखने का माहौल प्रदान करता है। यह भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के साथ साथ सीखने और अधिक रोचक बनाता है और यह बच्चों को विविध संदर्भों में सीखने में सहायता करता है और बच्चों को रचनात्मक रूप से अभिव्यक्त भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप लोगों को सच में अगर वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोगों की वजह से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ सपोर्ट में गाइस।
चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ईवीएस के शिक्षण को प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना जो जांच आधारित हाथ से करने वाले हैं। अधिगम की घटनाएं हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है। ऑप्शन दे रहा है कि नियत बनाना, प्रेक्षण करना, पूर्वानुमान लगाना और निष्कर्ष निकालना। देखिए, आपसे जो क्वेश्चन पूछा है ना कि ईवीएस के शिक्षण प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो आधारित हाथ से करने वाले अधिगम की घटनाएं हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। आपका ऑप्शन दे रहा नियत करना, प्रेक्षण करना, पूर्वानुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना। आपका ऑप्शन हो जाएगा नियत करना। जो होता है ये आपके अधिगम की घटनाएं नहीं है, लेकिन प्रेक्षण करना, पूर्वानुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका सही हो जाएगा, लेकिन आपका राइट ऑप्शन होगा डिटरमाइनिंग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि ईवीएस के शिक्षण को प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए जो जांच पर आधारित हाथ से करने वाले अधिगम की घटनाएं हैं, जिनमें से नियत करना एक कौशल नहीं है, जबकि प्रेक्षण करना, पूर्वानुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना ईवीएस शिक्षण कौशल को प्रोत्साहित करने में मदद करते हैं। ईवीएस सिखाने के लिए बच्चों के संदर्भ में सीखने की स्थिति बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषाओं और विवरण देने से बचने के लिए प्रयास किए जाने की ज़रूरत है और इसके बजाय बच्चों को अपने आसपास और अन्य बच्चों, बड़ों और अन्य महत्वपूर्ण माध्यम से ज्ञान निर्माण करने के लिए परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है। क्लास 2nd and 3rd, क्लास 3rd and 4 and 5 और क्लास 6 अथवा क्लास 7 और आपका वो दे रहा है क्लास 9th अथवा क्लास 10th। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लास 3rd, 4th and 5 तक आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर में कक्षा 3, 4, 5 की कक्षा में समूह स्थान दिया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिंदु। वर्तमान नई शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति के रिपोर्ट पर आधारित है। इसके अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के शहरों में केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6 हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है और नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय का नाम कर दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लास्ट क्वेश्चन। बोल रहे प्राकृतिक संसाधनों की समिति उपलब्धि को आप एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे। बोल रहा है, ऑप्शन दे रहा है प्राकृतिक संसाधनों पर एक अच्छी सी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, प्राकृतिक संसाधनों का एक अच्छा व्याख्यान देकर, किसी पर्यावरण विशेषज्ञ द्वारा भाषण के माध्यम से, कक्षा में बच्चों को कोयले का टुकड़ा दिखाकर उसकी भविष्य में उपलब्धता एवं उपयोग संबंधी चर्चा करके। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, ये बोल रहा है कि कैसे समझाएंगे, तो क्या प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से एक अच्छी पाठ्यपुस्तक जो होता है आपका निगेटिव वर्ड होता है। फिर बोल रहा है प्राकृतिक एक अच्छा व्याख्यान देकर, नेगेटिव वर्ड है। ये आपका किसी पर्यावरण विशेषज्ञ द्वारा भाषण भी आपका यहाँ सही नहीं है। लेकिन आपका जो होता है कक्षा में, यहाँ ये सबसे बेस्ट आंसर है कि कक्षा में बच्चों को कोयला का टुकड़ा दिखाएंगे, फिर उसकी भविष्य में उपलब्धता उपयोग संबंधी चर्चा करके जहाँ आए वो सबसे पॉजिटिव वर्ड होता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर डी हो गया। चलिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों की समिति उपलब्धि को आप एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों को कक्षा में कोयले का टुकड़ा दिखाकर उसकी भविष्य में उपलब्धता एवं उपयोग संबंधी चर्चा करके उसे समझाएंगे। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और आधुनिक संसाधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय
के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। चलिए यहाँ पर नोट दिया है कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण जो होता है भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर रहता है। तो आज का आप लोग का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। और हाँ, एक और बात, आप लोग को अगर सच में लगे ना कि वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल बनना है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को सच में वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए। और चलिए मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे।